लास्ट क्लास में हम लोग SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लिए थे कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है, पहला स्लो स्टेप, दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होता है, तो कार्बोकेटायन बनता है, फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये देखे थे, उसका एग्जाम्पल देखे थे। आज आगे बढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन का स्टेरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। ठीक, तो पहला नंबर बात, स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट कब लगाएंगे ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जब कोई कंपाउंड में कायरल कार्बन हो तब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक, कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो वैसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार तो सिर्फ इतना पे क्वेश्चन पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल कंपाउंड या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कायरल कार्बन, इस तरह से करके पूछ देता है। तो एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट कब लगाएंगे, तो जब कोई कंपाउंड में कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो वैसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ हो। तो देखते हैं अब। ठीक है, कब लगाते हैं ये तो क्लियर हो गया, अब देखो कैसे लगाते हैं। इधर CH3 PH C2H5 I, और इधर से न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो जानते हो कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है। पहला स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन बनेगा। लिविंग ग्रुप यहाँ पे आई है तो ये हट जाएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन बीच में दे दिए और इससे तीन ऐसे ग्रुप निकाल दिए, क्योंकि इस कार्बन से तीन को ग्रुप निकला हुआ है। कोई एक तरफ PH, दूसरा CH3 और तीसरा C2H5। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि जहां हम लिखे हैं कोई बच्चा CH3 यहाँ लिखेगा, C2H5 इधर, कोई दिक्कत का बात नहीं। यहाँ पे प्लस चार्ज दे दोगे। ठीक है, और जानते हो कि कार्बोकेटायन का जब बनता है तो ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक एक तो इस पे करेगा, ये फ्रंट साइड अटैक है, और एक इस पे करेगा, इसको क्या बोलते हैं, बैक साइड अटैक बोलते हैं। तो स्टेरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन के केस में स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट यही है कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक भी करेगा और बैक साइड अटैक भी करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट साइड अटैक, और इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक, तो दोनों बात दिमाग में रखना है। पहला बात तो ये कि भाई स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट कब लगाते हैं, तो जब कायरल कार्बन हो, जब कंपाउंड में कायरल कार्बन हो। देखो इस कार्बन से इधर में CH3, इधर में PH, इधर में C2H5, इधर में I, चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है तो कायरल कार्बन है, मतलब यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। दूसरा बात, SN1 रिएक्शन के केस में स्टेरियोकेमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक भी करता है और बैक साइड भी अटैक करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इससे फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, बीच का स्टेट है ना। फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा दो बना देंगे। देखो दो बना दिए ऐसा। ठीक, और जहां से लिविंग ग्रुप हटेगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल एक बार लग जाएगा, ये हो गया फ्रंट साइड अटैक, और दूसरा बार उसके पीछे से लग जाएगा, ये हो गया बैक साइड अटैक। बाकी सब सेम सेम। ऊपर में क्या हो जाएगा, PH, इधर में CH3, नीचे में क्या है, C2H5। इसमें भी वैसा ही कुछ हो जाएगा, ऊपर में PH, नीचे में C2H5, और इधर में आई नहीं, आई तो लिविंग ग्रुप है ना भाई, वो हट गया है, तो क्या लगाओगे, CH3, तो CH3। तो फाइनली इससे ये प्रोडक्ट बनाओगे। मतलब अगर कभी कोई ये क्वेश्चन दिया रहे तो इससे नहीं, ये नहीं बनाएंगे, ये तो अभी समझने के लिए है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो सोचने आए कि हाँ किस तरह से हुआ, उस लिए ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये दिखाते नहीं है, ये दिल में रखते हैं। ये एक बार अभी फेयर कॉपी में लिख लेंगे जब लिख रहे हैं तो, लेकिन बाद में जब ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली अगर पता रहेगा कि SN1 रिएक्शन है, अब वो पहचानने, कैसे पहचाने कि SN1 रिएक्शन है, कैसे पहचाने कि SN2, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। अभी बस इतना कि अगर पता चल गया, देखो स्टेरियोकेमिस्ट्री का तो यही है कि इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है, मतलब कायरल कार्बन है, मतलब स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। अब बात है कि स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा तो SN1 रिएक्शन अगर है तो स्टेरियोकेमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है कि फ्रंट साइड अटैक भी बैक साइड, तो एकदम सीधे ऐसे दो को बना देंगे। एक बार न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड में लिखेंगे, एक बार बैक साइड में, बाकी सब सेम सेम। यही होता है स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। फिर से एक बार बोल रहे हैं, दो चीज याद रखना है। एक, पहला, स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट कब लगता है, तो जब कायरल कार्बन होता है, वैसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट होता है। दूसरा, बोलेंगे SN1 रिएक्शन के केस में स्टेरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट बताओ, तो बोलोगे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड भी अटैक करता है और बैक साइड भी अटैक करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, अपने से बनाओगे तुम लोग।
देखो PH Cl CH3 CH3 DH, ठीक है भाई, ये हो गया। इसमें हम H2O मान लो दे दिए, क्या दे दिए, H2O दे दिए, ठीक। तो H2O में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, OH माइनस। कौन न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, क्योंकि H2O तो क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, एसएन रिएक्शन का साथ देगा। लेकिन यहाँ पे इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, OH माइनस, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, Cl, क्या है, Cl। तो Cl को हटा दो और OH लगाना है। अब देखो जैसे ही इस तरह का देखना है, चेक कर लेना, इस कार्बन से देखो, क्योंकि इससे लिविंग ग्रुप निकला हुआ, कोई कोई यहाँ से देखने लगता है, नहीं, यहाँ से देखो, इस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकला हुआ है ना। तो एक तो Cl हो गया, एक ऊपर में CH3 हो गया, इधर में PH हो गया, इधर में पूरा हो गया, समझ गया ना। तो क्या देखना है कि इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है, ये भी कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है, मतलब इस कंपाउंड में तुमसे पूछेगा कायरल कार्बन कितना है, तो 2 बोलोगे। लेकिन अभी तो खैर ये पूछ रहा है ना, प्रोडक्ट बनाना है ना, तो देखना है कि इस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकला हुआ है, इसको हटाएंगे और 2 बार, पहले एक बार बना देंगे ऐसा, है ना, ये 2 बार बना दिए, और एक बार क्या करेंगे, Cl हटा के OH फ्रंट साइड से, और एक बार OH बैक साइड से, हो गया। बाकी सब सेम सेम लिख देंगे, CH3 CH3 D मतलब ड्यूटेरियम, वैसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 हो, है ना। इधर में H, इधर में PH, फिनाइल, है ना। फिनाइल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन साइड चेन में आ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, DH। और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो Cl नहीं आके क्या आ जाएगा, PH, क्योंकि Cl तो लिविंग ग्रुप है, वो तो हट जाएगा, हो गया। जैसे ही पता चलेगा ना कि अरे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। अब SN1 रिएक्शन ही क्यों, ये थोड़ा सा आगे पता चलेगा। अभी हालांकि पता चल रहा है कुछ हद तक कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को ही फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन ही करवाता है, तो इससे भी पता चल रहा है। और अभी आगे बहुत कुछ सीखेंगे इसमें कि कैसे पहचानते हैं कि SN1 रिएक्शन है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, SN1 रिएक्शन है, तो 2 बार बना दिए, एक बार न्यूक्लियोफाइल, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, तो एक बार न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड लगवा दिए, एक बार बैक साइड लगा दिए। क्लियर है भाई इतना। तो यही है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, अच्छे से दिमाग में रखना है। मात्र 2 बात, पहला स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट कब लगाते हैं, तो जब कायरल कार्बन हो, जब भी इस तरह का कंपाउंड देखेंगे ना, थोड़ा खोज खाज निकला हुआ तो चेक कर लेंगे कि अरे भाई चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। जैसे इस कार्बन से इधर में CH3 या नीचे भी CH3 अगर हो जाएगा तो फिर उस केस में चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा, तो कायरल कार्बन नहीं होगा, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। कोई कोई बोला है सर यहाँ पे आप आके दिखाएं, यहाँ पे दिखाइए ना, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, नहीं भाई, इस कार्बन से देखोगे तो ऊपर में CH3, नीचे में खाली CH3 नहीं पूरा है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट है ना, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। और SN1 रिएक्शन के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, तो न्यूक्लियोफाइल एक बार फ्रंट साइड अटैक करता है और एक बार बैक साइड अटैक करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटीमेट आयन पेयर्स इन SN1 रिएक्शन। देखो इंटीमेट आयन पेयर्स में क्या होता है, इंटीमेट मतलब क्या, जैसे SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें अंदरे अंदरे क्या होता है ये देखते हैं हम लोग, इंटीमेटली क्या होता है ये देखते हैं। देखो ये है सबस्ट्रेट, ठीक, सबस्ट्रेट, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे अटैक करने ना, तो पहले क्या होगा, R+X- ऐसा, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये दोनों अलग होगा, R+ और X-, उसके बाद कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और RNU जो कि प्रोडक्ट बना लेता है, जो कि प्रोडक्ट बना लेता है। लास्ट क्लास में हम लोग जब देखे होंगे मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में यही देखे होंगे कि स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, मतलब RX को तोड़ के R++X-, है ना, ये कार्बोकेटायन बनता है, और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटायन पे और प्रोडक्ट बना देता है। ये नहीं देखे होगे, तो बीच में ऐसा भी होता है, इतना इजी नहीं रहता है इससे ये बन जाना, बीच में ये भी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। हम लोग सीधे क्या करते हैं, कोई सबस्ट्रेट है उसको तोड़ देते हैं, कार्बोकेटायन अलग कर देते हैं, लिविंग ग्रुप अलग कर देते हैं, ठीक ना, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देते हैं, लेकिन बीच में ये भी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीमेट
आयन पेयर्स, इंटीमेट आयन पेयर्स। ठीक है, अब इसमें तुमको एक बात दिमाग में रखना है कि जो ये R प्लस बन रहा है, इंटीमेटली जो R प्लस बन रहा है, ये अगर मॉस स्टेबल होगा, ध्यान से सुनते जाना, R प्लस जो बन रहा है ये अगर मॉस स्टेबल होगा तो कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा। R प्लस अगर नॉट वेरी स्टेबल होगा तो रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन होगा। ठीक है, बहुत कुछ नया नया सुनने को मिल गया, एक बार और सुनोगे ध्यान से, सब चीज को एक एक करके समझेंगे, थोड़ा अच्छे से सुन के दिमाग में करते जाना है। ही नहीं अरे ये क्या होता है, ये क्या होता है, अरे सब चीज बताया जाएगा यार, ध्यान से सुनते जाना है, दिमाग में करते जाना है। पहला बोल रहे हैं कि जो R प्लस यहाँ पे बन रहा है ये अगर मॉस स्टेबल होगा तो कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा। R प्लस अगर नॉट वेरी स्टेबल होगा तो रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन होगा। पहले इतना बात को लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे आगे। इफ R प्लस फॉर्म्ड इज मॉस स्टेबल देन complete resmization will takes place, will takes place। ठीक है, और दूसरा बोलें कि if R प्लस फॉर्म्ड is not very stable then रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन टेक्स प्लेस, रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन टेक्स प्लेस। क्लियर बात है, मतलब जो यहाँ पे R प्लस बन रहा है ये अगर बहुत स्टेबल होगा तो कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा, और जो R प्लस बन रहा है वो नॉट वेरी स्टेबल होगा तो रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन होगा। अब थोड़ा समझते हैं। पहले तो ये मॉस स्टेबल किस कंडीशन को बोलते हैं, नॉट वेरी स्टेबल किस कंडीशन को बोलते हैं। मॉस स्टेबल मतलब दो चीज, या तो 3 डिग्री आ जाए, जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो या तो 3 डिग्री आ जाए या तो रेजोनेंस आ जाए, तो इस केस में मॉस स्टेबल। और ये दोनों को छोड़ के और कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे 2 डिग्री आए या 1 डिग्री आए या 0 डिग्री आए, तो ये सब क्या हो गया, नॉट वेरी स्टेबल। फिर से एक बार, मॉस स्टेबल मतलब क्या, या तो 3 डिग्री आ जाए कार्बोकेटायन या तो रेजोनेंस आ जाए, कंजुगेशन आ जाए, तो इस केस को बोलते हैं मॉस स्टेबल। ठीक है, और ये दोनों को छोड़ के और कोई भी सिचुएशन आए तो नॉट वेरी स्टेबल। तो अब समझते हैं कंप्लीट रेसमाइजेशन क्या होता है और रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे कार्बन, इधर में CH3 C2H5 H, और इधर में कोई लिविंग ग्रुप स्मॉल x मान लिए। ठीक है, जनरल, एक्चुअली में नहीं होता है, जनरल एज्यूम किए हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Y से अटैक कराएं, इधर में भी न्यूक्लियोफाइल Y से अटैक कराएं। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, जहां पे लिविंग ग्रुप, जहां से लिविंग ग्रुप हटेगा वहीं पे एक बार न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे, तो ऐसा कर हो जाएगा C ऊपर CH3, इधर में C2H5, हाँ इधर में H, और जहां से लिविंग ग्रुप हटा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिए। ठीक, और दूसरा बार इधर में क्या करेंगे कि जहां से लिविंग ग्रुप हटा उसके बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे, मतलब कार्बन, इधर में CH3, ठीक, और इसके बैक साइड में लिविंग ग्रुप, मतलब यहाँ पे Y आ जाएगा, है ना, यहाँ से हटा ना तो इसके बैक साइड में इधर में आ जाएगा, तो जाहिर से बात है C2H5 इसके इधर इधर चला जाएगा, तो इधर में H और इधर में क्या हो जाएगा C2H5। कोई कोई पूरे का पोजीशन चेंज करने लगता है जी, H भी इन्हें उन्हें करने लगेगा, नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप हटा, न्यूक्लियोफाइल इधर में अटैक हुआ, बैक साइड अटैक हुआ, तो इस उसके जगह पे न जाएगा C2H5 जी, H तो अपने पास रहेगा। ठीक है, अब समझो ये जो फ्रंट साइड अटैक हुआ ना, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और ये जो बैक साइड अटैक हुआ है इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और अगर दोनों तरफ हो जाएगा तो उसी को बोल देंगे रेशमिक मिक्सचर या कंप्लीट रेशमाइजेशन। अब समझ में आ गया होगा कि कोई कंपाउंड है ना,
और कोई कंपाउंड में जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अगर जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, और जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसके बैक साइड में अगर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। और अगर दोनों ही बन जाए, फ्रंट साइड अटैक भी हो जाए और बैक साइड अटैक भी हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट रेसमाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट रेसमाइजेशन। तो इसमें यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो अगर मॉस स्टेबल होगा, मॉस स्टेबल मतलब 3 डिग्री आ जाए या रेजोनेंस आ जाए, तो उस केस में कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा। कंप्लीट रेसमाइजेशन मतलब दोनों बनेगा, 50-50% दोनों बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर नॉट वेरी स्टेबल होगा तो रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन, इसका मतलब क्या? मतलब रेसमाइजेशन होगा, दोनों बनेगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका रहेगा? इन्वर्जन का, मतलब बैक साइड वाले का मैक्सिमम पार्ट रहेगा। बहुत कम पार्ट, इतना कम कि नेग्लिजिबल हो जाएगा रिटेंशन वाला, अगर नॉट वेरी स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शन के केस में जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे SN1 रिएक्शन के केस में कंप्लीट रेसमाइजेशन होता है, तब ना फ्रंट साइड भी अटैक हो रहा है, बैक साइड भी अटैक हो रहा है, कंप्लीट रेसमाइजेशन होता है, मतलब 50-50% दोनों बनता है। और आगे जब देखेंगे तो SN2 रिएक्शन के केस में देखेंगे रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन, तो उसमें खाली बैक साइड अटैक लिखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल खाली बैक साइड अटैक करता है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखो, जैसे ये है बेंजीन, इधर में CH CH3 I, और इधर में कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे तुमको देखना है कि कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा कि रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे I हटाओ तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज, I कार्बन पे प्लस चार्ज, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस आ गया मतलब मॉस स्टेबल। और जब मॉस स्टेबल हो गया तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट रेसमाइजेशन, कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा। दूसरा देख लो, वही, अब इसको बेंजीन को बेंजीन ना रहने दिए, साइक्लोहेक्सेन कर दिए, बाकी सब सेम CH3 I, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा कि रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन? तुम लोग सोचो, I हटाओ, प्लस चार्ज, रेजोनेंस नहीं है, 3 डिग्री भी नहीं है, 2 डिग्री, तो नॉट वेरी स्टेबल। और जब नॉट वेरी स्टेबल तो क्या हो जाएगा? रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन होगा, मतलब दोनों बनेगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका बनेगा? इन्वर्जन वाला का, बैक साइड वाले का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन, रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस, मतलब सिर्फ बैक साइड वाला ज्यादा बनेगा इधर, ठीक है। चलो, फाइनली हम लोग क्या सीखे इंटीमेट आयन पेयर्स में? इंटीमेट आयन पेयर्स में यही सीखे, और थोड़ा दिमाग में भी रखना तब ना अच्छा रहेगा जी। अब मान लो पढ़ देख रहे हैं पूरा, अब कुछ पता नहीं है कि कोई पूछ दे अभी कि क्या पढ़ रहे, तो पता नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या पढ़े। तो 2 बात तो बताए यार, सोचते नहीं हो ना, पॉज करके सोच लेना चाहिए, सोचना चाहिए, तब अच्छा रहता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट कब लगाते हैं? SN1 रिएक्शन के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है, यही तो बात सीखना है बस। उसके बाद तो फिर आराम से बना देंगे क्वेश्चन, है ना। उसी तरह इंटीमेट आयन पेयर्स में क्या क्या सोचना है? एक तो ये कि जो R+ बन रहा है, मतलब जो कार्बोकेटायन बन रहा है, वो अगर मॉस स्टेबल होगा तो कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा, और नॉट वेरी स्टेबल होगा तो रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन होगा। अब मॉस स्टेबल कब होगा, नॉट वेरी स्टेबल कब होगा, ये समझ लेना है। और कंप्लीट रेसमाइजेशन क्या होता है, रेसमाइजेशन विथ मैक्सिमम इन्वर्जन क्या होता है, ये समझ लेना है, वो अभी बताए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक हम लोग SN1 रिएक्शन का क्या क्या देखे हैं? तो एक तो पहले, सबसे पहले मैकेनिज्म देखे, है ना, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, उसके बाद इंटीमेट आयन पेयर्स देखें। अब क्या देख रहे हैं? फैक्टर्स। तो SN1 रिएक्शन का क्या फैक्टर्स है देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। तो इसमें क्या देखेंगे भाई कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन ज़्यादा, दिमाग में रखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन ज़्यादा, क्लियर। दूसरा,
3 डिग्री सबस्ट्रेट है, इधर में 2 डिग्री सबस्ट्रेट, इधर में 1 डिग्री सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट RX को बोलते हैं अल्काइल हेलाइड सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट ही होता है ना। तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन देखना है तीनों में, रेट फॉर SN1 रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 3 डिग्री सबस्ट्रेट का, फिर 2 डिग्री सबस्ट्रेट का, और सबसे लास्ट में किसका होगा? 1 डिग्री सबस्ट्रेट का, रेट फॉर SN1 रिएक्शन। अच्छा, एक बात दिमाग में रखना है, 3 डिग्री में ऑलवेज अंडरगो SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री में ना हमेशा ना SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है। और 1 डिग्री में यूजुअली अंडरगो SN2 रिएक्शन। एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, इससे खूब क्वेश्चन पूछता है ना। तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट में हमेशा क्या करता है? SN1 रिएक्शन होता है, और 1 डिग्री में ज़्यादातर SN2 होता है, ज़्यादातर SN2 होता है। अभी थोड़ा पहले बात किए थे कि पहचानना सीखेंगे, कैसे पहचाने कि यहाँ पे SN1 होगा कि SN2। देखो, अगर पहचान लिए कि कब SN1 कब SN2, उसके बाद तो बहुत इजी होता है। उसके बाद तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगाना है, एक बार फ्रंट साइड एक बार बैक साइड, नॉर्मल रिएक्शन है 2 स्टेप में करवा दो, एक बार स्लो स्टेप कार्बोकेटाइन बनाओ, दूसरा बार रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट कराओ, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दो, बन जाएगा आराम से प्रोडक्ट। तो सब चीज़ जो है ना पूरा डिपेंड करता है क्या चीज़ पे? पहचानने पे। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है, पहचानना। और वो ऐसा नहीं, वो थोड़ा बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बस सीखते रहेंगे और उसको दिमाग में करते रहना है, थोड़ा मंथन करते रहना है, बाकी तो क्वेश्चन देखते देखते पकड़ में आने ही लगेगा, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा, तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन ज्यादा। दूसरा नंबर 3 डिग्री सबस्ट्रेट का सबसे ज्यादा होता है रेट फॉर SN1 रिएक्शन, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। 3 डिग्री में हमेशा SN1 रिएक्शन होता है। अगर कभी 3 डिग्री सबस्ट्रेट रहे ना कहीं, एकदम क्लियर कट SN1 रिएक्शन, ठीक है। और 1 डिग्री रहे ना तो ज्यादातर SN2 होता है, कभी कभी ज्यादातर SN2 होता है, कभी कभी SN1 भी होता है। अब वो कभी कभी कब, वो अभी बस थोड़ा देर बाद देखेंगे, अभी थोड़ा आगे देखेंगे, है ना। और 2 डिग्री बीच बीचहा होता है, मतलब इसमें SN1 रिएक्शन भी होता है, SN2 रिएक्शन भी होता है। तो सर कब SN1 कब SN2 ये भी सीखेंगे, ठीक है। अभी इतना दिमाग में रख लो कि 3 डिग्री में हमेशा SN1 होता है, 1 डिग्री में ज्यादातर SN2 होता है, ठीक है। चलो इस पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हो जाए। देखो, जैसे CH3 CH2 Cl और इधर में CH3 Cl, रेट फॉर SN1 रिएक्शन, रेट फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है। इसका अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे रहता है, जैसे रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन, विच इज इजली हाइड्रोलाइज्ड, विच इज इजली रिएक्ट। तो ये सब टेंशन नहीं लेना, बात वही है, रेट फॉर SN1 रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो हटाओ ना, Cl हटाओ, प्लस चार्ज, तो एक तरफ कार्बन निकला हुआ था 1 डिग्री, यहाँ पे Cl हटाओ तो प्लस चार्ज, एक को तरफ कार्बन निकला हुआ था 0 डिग्री। अभी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जाहिर सी बात है उससे भी पीछे 0 डिग्री जाएगा, है ना। वो लिखने का बात नहीं है, समझने का बात है। तो ये वाला 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, रेट फॉर SN1 रिएक्शन इस दोनों के कंपैरिजन में तो इसी का ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक और CH3 CH CH3 CH2 Cl CH3 CH2 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 Cl, सेम चीज, रेट फॉर SN1 रिएक्शन ही देखना है, ठीक है। देखो Cl हटाओ तो प्लस चार्ज, यहाँ पे भी Cl हटाओ तो प्लस चार्ज, डायरेक्टली एक तरफ निकला हुआ था 1 डिग्री, यहाँ पे प्लस चार्ज, इससे देखो इससे भी एक तरफ निकला हुआ था 1 डिग्री, दोनों ही 1 डिग्री है ना भाई। तो अब क्या देखोगे कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज से देखो पास में CH3 है, और यहाँ पे प्लस चार्ज से दूर में है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पास में है, इसका मतलब पास में जब रहता है तो ज्यादा लगाता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो पास में है तो प्लस आई ज्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा, तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन भी ज्यादा। तो ये कर दिया। फिर से एक बार देखो, Cl हटाओ प्लस चार्ज, इससे डायरेक्टली एक कार्बन निकला हुआ है 1 डिग्री, यहाँ पे Cl हटाओ प्लस चार्ज, इससे भी डायरेक्टली एक कार्बन निकला हुआ है तो 1 डिग्री। अब बोलोगे कि सर दोनों तो 1 डिग्री है, तो फिर कैसे देखे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? अरे तो और भी फैक्टर्स देखे हुए ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए। तो यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, तो प्लस आई पावर तो दोनों का सेम ही है। तो अब क्या देखो कि यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज से पास में CH3 निकला हुआ है,
यहाँ पे प्लस चार्ज से दूर में है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड होता है, पास में है तो मतलब ज़्यादा लगेगा, तो प्लस आई ज़्यादा लगेगा। प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या करता है, बढ़ा देता है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा मतलब रेट फॉर SN1 रिएक्शन ज़्यादा। क्लियर है, ये हो गया। अब इस बात को समझो कि अभी देखे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन ज़्यादा। दूसरा देखे कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट, 2 डिग्री सबस्ट्रेट, 1 डिग्री सबस्ट्रेट, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ठीक है, अच्छा 3 डिग्री में ऑलवेज अंडरगो क्या, SN1 रिएक्शन। 1 डिग्री यूजुअली अंडरगो SN2 रिएक्शन, मतलब कभी कभी ही SN1 रिएक्शन होता है। अब वो कभी कभी कब, तो यही बात समझना है। 3 सिचुएशन होता है, एकदम अच्छे से दिमाग में रखना। प्राइमरी सबस्ट्रेट विद बीटा ब्रांचिंग, एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड। फिर से एक बार, प्राइमरी सबस्ट्रेट विद बीटा ब्रांचिंग, एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड, यही तीनों केस में SN1 रिएक्शन का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, तो नीचे में पॉइंट करके लिखोगे, प्राइमरी सबस्ट्रेट विथ बीटा ब्रांचिंग, एलाइल हेलाइड एंड बेंजाइल हेलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन। ठीक है भाई, तो 1 डिग्री वाले में 3 वो चीज ऐसा होता है, एक प्राइमरी सबस्ट्रेट बीटा ब्रांचिंग, एलाइल हेलाइड और बेंजाइल हेलाइड, ये तीनों SN1 रिएक्शन शो करता है। अगर इसको छोड़ के और कुछ भी रहे, आंख बंद करके क्या समझ लो, SN2 रिएक्शन समझ लो। ठीक है, अब देखते हैं भाई, पहचानने भी तो आना चाहिए। मान लो याद कर लिए कि प्राइमरी सबस्ट्रेट बीटा ब्रांचिंग, एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड, और पहचानने आइए नहीं रहा है कि किसको बोलते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट बीटा ब्रांचिंग, किसको बोलते हैं एलाइल हेलाइड, किसको बोलते हैं बेंजाइल, तो फिर तो दिक्कत है। तो पहचानने आना चाहिए, तो देखते हैं भाई। ठीक है, जैसे CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl ये है, और इधर में हम दे दिए H2O। ठीक, ये इसका प्रोडक्ट भी बनाना है साथ साथ। ये प्राइमरी सबस्ट्रेट बीटा ब्रांचिंग है, कैसे समझो, Cl हटाओ, प्लस चार्ज, ई कार्बन पे प्लस चार्ज है, इससे इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, अरे उससे कितना भी जुड़ा हुआ है उससे क्या मतलब है, ई कार्बन पे Cl हटाओगे तो प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन पे, इससे डायरेक्टली एक कार्बन निकला हुआ है, तो 1 डिग्री। 1 डिग्री को ही बोलते हैं प्राइमरी। आई रिएक्टेंट है तो सबस्ट्रेट, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे ब्रांचिंग निकला हुआ है, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट विद बीटा ब्रांचिंग, इसीलिए इसका नाम है प्राइमरी सबस्ट्रेट विथ बीटा ब्रांचिंग। पहचानने आना चाहिए जी, है ना, पहचानने पे ही ऑर्गेनिक का खेल है। अगर पहचानने नहीं आएगा तो फिर कैसे पहचान पाओगे कि SN1 की SN2, है ना, तो वो आना चाहिए कि प्राइमरी सबस्ट्रेट बीटा ब्रांचिंग है ना, यहाँ पे H2 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन का ही साथ देता है, तो अच्छा बात है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन होगा तो नॉर्मल कंसेप्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट, तो देखो इस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इस कार्बन से 2 गो H है, अरे मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं ना हुआ, चारों ग्रुप डिफरेंट होता है तब ना कायरल कार्बन होता है, तब ना स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगाते हैं। इस कार्बन से 2 गो H आ गया, मतलब सेम हो गया 2 गो ग्रुप, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, नॉर्मल कंसेप्ट लगाएंगे। नॉर्मल कंसेप्ट क्या है SN1 रिएक्शन का, पहला स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, तो पहले कार्बोकेटायन बना देंगे, देख लोगे बाद में फिर प्रैक्टिस कर लेना, अभी देख लो। ठीक है ना, तो कार्बोकेटायन बना देंगे, तो CH3 C, CH3 CH3 CH2 प्लस कार्बोकेटायन बन गया। ठीक, और जब कार्बोकेटायन बनता है तो जानते हो कि रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो ये अभी 1 डिग्री है, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, बदले में उसको कुछ देंगे क्या, तो H है क्या, नहीं, तो CH3 दे देंगे, है ना, तो फायदा होगा कि नहीं, हाँ 3 डिग्री होगा, तो क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो CH3 C के ऊपर प्लस चार्ज, इधर CH3, इधर में CH2, और इस CH3 इसको दे देंगे, तो इधर में हो जाएगा CH3, तो ये तुम्हारा हो गया मिथाइल शिफ्ट। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई है नहीं, न्यूक्लियोफाइल कोई है नहीं, तो फिर पानी जो है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगेगा, मारेगा अटैक इस पे। जैसे ही इस पे अटैक मारेगा ना भाई H2O, तो हो जाएगा तुम्हारा CH3
C, नीचे में CH3, देख रहे हो ना, नीचे में CH3, इधर में CH2 CH3, और यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो यहीं पे OH ऐसे करके जुड़ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे कि एगो H निकलेगा, क्योंकि H2O का तो आदत है न्यूट्रल होने का, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी देखे थे कि H निकल जाएगा, तो H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, OH। तो फाइनल स्टेप जो आगे वाले पेज पे लिख रहे हैं वो ऐसा होगा, उसके नीचे एरो मार के CH3 COH है ना, इधर में OH, और फिर नीचे में CH3, इधर में CH2 CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे हम लोग जब पहचाने कि प्राइमरी सबस्ट्रेट बीटा ब्रांचिंग। दूसरा नंबर इधर देखे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, मतलब साथ देगा SN1 रिएक्शन का, और तो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म लगाते चले गए, बन गया। ठीक है ना, ये हो गया प्राइमरी सबस्ट्रेट विद बीटा ब्रांचिंग। अब देखते हैं कि एलाइल हेलाइड कैसे पहचानते हैं और बेंजाइल हेलाइड कैसे पहचानते हैं। पता है कभी कभी पहचानने पे ही क्वेश्चन आ जाता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज एलाइल हेलाइड या विच ऑफ फॉलोइंग इज बेंजाइल हेलाइड, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो अभी तो हम लोग रिएक्शन भी कर रहे हैं साथ साथ, कभी कभी पहचानने का खाली क्वेश्चन आ जाता है। अच्छे से बारीकी से ना रिविजन करना है। अभी तो समझ में आ ही रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे बता रहा है, ये चीज़ ऐसे बता रहा है, लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाए कॉपी में लिख लें तो शांति से सोचना है उसको, अच्छा रहेगा। ठीक है, देखते हैं एलाइल हेलाइड और बेंजाइल हेलाइड कैसे पहचानते हैं। देखो भाई, देखो एलाइल हेलाइड है ना, अभी एग्जांपल में 1 करके लिखे थे, इधर में 2 करके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये है एलाइल हेलाइड। इसमें हम सॉल्वेंट दे दिए CH3OH। ठीक, CH3OH, तो ये एलाइल हेलाइड है। कैसे एलाइल हेलाइड है समझो, एकदम खूब अच्छे से दिमाग में रखना। पहले ना हेलोजन हटा देना, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब वो प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस कंजुगेशन में है ना, और वो डबल बॉन्ड बेंजीन में नहीं होना चाहिए। बेंजीन छोड़ के और कुछ हो रहा है तो एलाइल हेलाइड हो गया। फिर से एक बार, कैसे पहचानते हैं एलाइल। अभी जैसे एलाइल हेलाइड पहचानना है, हो सकता आगे आए एलाइलिक अल्कोहल भी पहचानना रहता है ना। तो क्वेश्चन में कुछ भी कंसेप्ट सेम रहेगा, बस यहाँ पे Cl हटा रहे हैं, वहाँ पे OH हटाएंगे। तो क्या फिर बताओ, Cl हटा देंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। वो प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और डबल बॉन्ड बेंजीन छोड़ के कोई चीज में रहेगा तो ये एलाइल हो जाएगा। दिमाग में रख लो पॉज करके, हेलोजन हटाए, प्लस चार्ज आया, वो प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा, और वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन बेंजीन छोड़ के कुछों में रहे तो उसको एलाइल हेलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एलाइल हेलाइड। पहचानने तो आ गया। जैसे अगर तुम्हारा ये है, ठीक है, ऐसा देखना था ध्यान से, ये CH2Cl हटाओ, Cl हटा दोगे तो प्लस चार्ज आई, प्लस चार्ज डबल वन सिंगल प्लस कंजुगेशन में है, और डबल वन बेंजीन में नहीं है, ये बेंजीन थोड़ा ना है जी। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। अभी भी इसको क्या बोलेंगे, एलाइल बोलेंगे। अब जैसे ही ये आ गया, अब बेंजाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल हो जाएगा, क्योंकि Cl हटाओ ना तो प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल और प्लस रेजोनेंस है, और डबल बॉन्ड बेंजीन में है, तो इसको बेंजाइल हेलाइड बोल देंगे। चलो, तो हमको लगता है पहचानने आ गया होगा एलाइल हेलाइड बेंजाइल हेलाइड। अब प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो एलाइल हेलाइड है, और दूसरा यहाँ पे CH3OH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, याद किए हुए हैं हम लोग, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी अल्कोहल, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है SN1 की तरफ इशारा करता है, और इधर तो ये सबस्ट्रेट तो साथ दे ही रहा है SN1 रिएक्शन का। चलो फाइनली क्या पता चल रहा है कि SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में, बोला सर फ्रंट साइड बैक साइड वाला बहुत अच्छा लगा था। अरे पगला, वो नहीं लगेगा। वो कब लगेगा, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा, तब लगेगा। तो नॉर्मल कंसेप्ट। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में, 2 स्टेप में। पहला स्लो स्टेप, दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन बना दोगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अभी हम बताए जा रहे हैं, जब लगेगा कि हाँ अपने से बन सकता है तब बताएंगे। कोई नहीं, इसको भी नहीं बना लेंगे, और गलती बना के बैठा रहता है तो आप समझ लो, हो सकता है सही भी लगे कि बन जाए, तभी भी समझ लो, बाद में प्रैक्टिस कर लेना ना यार। और जहाँ पे लगेगा कि नहीं बन जाएगा वहाँ हम बोल देंगे अपने। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो कंजुगेशन में प्लस चार्ज यहाँ लेंगे, पूरा कंजुगेशन थहुआ हो जाएगा। तो अभी ये पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक मरवाएंगे।
अब न्यूक्लियोफाइल तुम सोचो, तुम क्वेश्चन बनाने पे भिड़े हुए हो, न्यूक्लियोफाइल सोचो पहले कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। जैसे H2O में पूरा H2O चला गया था ना, इसमें CH3OH में पूरा CH3OH नहीं जाएगा, खाली न्यूक्लियोफाइल जाएगा। हालांकि उसमें भी कोई बच्चा अगर यहाँ पे H2O ना भेज के OH माइनस कर दे तो OH लिख सकता है, लेकिन ये थोड़ा H2O के केस में दिमाग में रखना, ये थोड़ा बेटर होता है, मैकेनिज्म लिखना होता है ना, तो थोड़ा अच्छा होता है ये लिखना। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे OH माइनस डायरेक्ट ये बना देता, ई वाला ना लिख के, तभी भी कोई दिक्कत का बात नहीं रहता। तो इसमें लेकिन ये सब H2O छोड़ के अगर और कुछ भी रहे तो उसमें डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल खोजो। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है खोजो, CH3OH में H2O का न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। इसका मतलब क्या हटा है, H प्लस हटा है। तो उसी तरह CH3OH का न्यूक्लियोफाइल खोजना है तो H प्लस हटा दो, तो H प्लस हटा दोगे तो क्या बचेगा, CH3O माइनस। तो यही न्यूक्लियोफाइल है। अभी बहुत बच्चा OH माइनस सोच के बैठा होगा, इसका भी न्यूक्लियोफाइल नहीं। पानी के केस में ना OH माइनस बोलो, अब ये कौन बात है भाई यार, पानी के केस में भी OH माइनस, सब के केस में OH माइनस उझिलते जाओगे क्या, नहीं। पानी के केस में H प्लस हटा रहे हो तो OH माइनस बच रहा है ना जी, तो वही न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे CH3OH में से H प्लस हटा दो तो क्या बचा, CH3O माइनस। और तुम पीछे याद भी किए हुए हो, आउट ऑफ एन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, कैसे बताए थे, आउट ऑफ एन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, है ना। जो कंजुगेट एनायन है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है और बेटर बेस भी है। तो वो एसिड और कंजुगेट बेस भी बोल सकते हैं, कंजुगेट एनायन भी बोल सकते हैं। तो CH3OH में से H प्लस हटाओगे ना तब जाके न्यूक्लियोफाइल बनेगा, CH3O माइनस। तो CH3O माइनस यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, और अब क्या करो, जहाँ पे प्लस चार्ज है वहीं पे अटैक कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहीं पे ही आ जाएगा कथी, OCH3, यही प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया। यहाँ पे सबसे अच्छा बात कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल कैसे निकाले, H प्लस हटा के, तो H प्लस निकाल दिए तो CH3O माइनस, अब CH3O माइनस के अटैक कर दिए, ठीक है। तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूट बीटा ब्रांचिंग हो गया, एलाइल हेलाइड हो गया, अब तीसरा का थी बेंजाइल हेलाइड, पहचाने तो आ ही गया। प्रोडक्ट ये तुम लोग अपने से बना दो, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर वो दोनों अच्छे से समझे होगे तो बहुत ईजिली ये बना सकते हो। ये हो गया, और C2H5OH, C2H5OH हटाओ Cl प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और डबल बॉन्ड बेंजीन में है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल हेलाइड हो गया, बेंजाइल हेलाइड। और यहाँ पे अल्कोहल है, C2H5OH भी तो अल्कोहल ही है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको साथ देता है, SN1 रिएक्शन का। करो काम, अपने से बना दो पॉज करके, ठीक है, तब देखना। मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप, पहला स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, तो बेंजीन पे CH2 प्लस, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, क्या कि डबल बॉन्ड सिंगल प्लस रेजोनेंस है, प्लस चार्ज यहाँ लाओगे रेजोनेंस पूरा थवा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें न्यूक्लियोफाइल H प्लस हटा दो तो क्या बचेगा, C2H5O माइनस, C2H5O माइनस। अब क्या करो, इसका अटैक, जैसे ही अटैक होगा तो ये बेंजीन बन गया CH2, और CH2 से ही क्या जुड़ जाएगा, O प्लस चार्ज इसी पे है ना, तो इसी से जुड़ जाएगा OC2H5। कोई अगर ऐसा सोच रहा होगा कि सर C से जोड़ सकता है क्या, नहीं, जिस पे माइनस रहे उसी से जोड़ना है, तो OC2H5, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन देख रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन में पहला नंबर क्या देखें, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, याद रखने योग बात मात्र 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज्यादा तो रेट फॉर SN1 रिएक्शन ज्यादा, दूसरा 3 डिग्री सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा होता है रेट, फिर 2 डिग्री सबस्ट्रेट, फिर 1 डिग्री सबस्ट्रेट, रेट फॉर SN1 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या महसूस किया, अंदर में क्या मंथन किए कि 3 डिग्री में ऑलवेज अंडरगो SN1 रिएक्शन, 1 डिग्री यूजुअली अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो भाई 1 डिग्री में यूजुअली अंडरगो, ऑलवेज हो जा रहा था कोई टेंशन नहीं रहता, यूजुअली है तो कभी कभी SN1 भी देता है, वो कभी कभी कब, जब प्राइमरी सबस्ट्रेट विथ बीटा ब्रांचिंग रहे, या एलाइल हेलाइड रहे, या बेंजाइल हेलाइड रहे। इसी से पहचानना भी सीख लिए कि कैसे पहचानते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट विथ बीटा ब्रांचिंग, एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड। और खाली ये तीनों रहे तो SN1 रिएक्शन नहीं, उसके साथ साथ ये भी फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, ये सब भी फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, तब जाके SN1 रिएक्शन होगा। फिर मैकेनिज्म पे उछलते गए, क्वेश्चन बनाते गए, है ना।
अब इसी में एक छोटा सा बात ये जान लेना है कि एराइल और विनाइल सिस्टम एसएन रिएक्शन नहीं देता है, ये बस खाली दिमाग में रख लेना। एराइल और विनाइल सिस्टम एसएन रिएक्शन नहीं देता है, मतलब एसएन 1 भी नहीं देता है, एसएन 2 भी नहीं देता है। ये नहीं सोचना कि एसएन रिएक्शन मतलब एसएन 1 खाली नहीं देता है, एसएन 2 देता है, नहीं, एसएन 1 भी नहीं देता है, एसएन 2 भी नहीं देता है। एराइल सिस्टम किसको बोलते हैं? एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन पे डायरेक्टली हेलोजन निकल जाए, बेंजीन पे डायरेक्टली सीएल निकल जाए, तो ये एराइल हो गया। और विनाइल तो याद किए हुए -I ग्रुप में कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर में कुछ भी लगा रहा है ClOH कुछ भी लगा रहा है, तो यही क्या हो गया? विनाइल हो गया। ये कथी हो गया? एराइल हो गया। तो एराइल और विनाइल सिस्टम एसएन रिएक्शन शो कभी नहीं करेगा, ना एसएन 1 होगा ना एसएन 2 होगा। ये दोनों कभी भी रहे ना तो मत सोचना एसएन 1 या एसएन 2 कुछ नहीं होगा, ये दोनों कुछ भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, चाहे एसएन 1 है या एसएन 2 है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो लिविंग ग्रुप हटेगा। अब तुम ही सोचो, ये लिविंग ग्रुप हटेगा, जैसे ही सीएल हटेगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाना मतलब एंटी एरोमेटिक हो जाना। जब एरोमेटिक रहता है उसके इसमें बहुत स्टेबल माना जाता है, एंटी एरोमेटिक मतलब स्टेबल नहीं माना जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखो, अभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस पे लोन पेयर होता है ना 3 गो, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस है ना। और जैसे ही सीएल हटेगा रेजोनेंस टूटेगा, तो यार सबसे पहला तो इसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। कोई चीज़ अटैक करना है इसका मतलब ये थोड़ा ना उसका स्टेबिलिटी खत्म करवा देंगे, फिर वो जिंदा कैसे रहेगा, है ना। तो स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। तो दो गो चीज़ ऐसा होता है, एराइल और विनाइल, ये दोनों एसएन रिएक्शन शो नहीं करता है, मतलब ना एसएन 1 होता है और ना एसएन 2 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएन 1 रिएक्शन में एक चीज़ देख लिए, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। कोई को लग रहा होगा कैसे देख लिए हैं, अभी 2 डिग्री के बारे में कुछ भी बात नहीं किए हैं, 3 डिग्री के बारे में बात किए हैं कि चलिए ठीक है हमेशा एसएन 1 होगा, 1 डिग्री ज़्यादातर एसएन 2 होगा, कभी कभी एसएन 1 दिखा दिए हैं। 2 डिग्री के बारे में क्यों नहीं बात किए? करेंगे, सब बात करेंगे, आगे बात करेंगे जगह पे। ठीक है, अभी दूसरा फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। लास्ट क्लास में एसएन 1 रिएक्शन का रेट लॉ लिखे थे। उस रेट लॉ में क्या था? रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया रेट फॉर एसएन 1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल उसमें था कहीं नहीं, और जो चीज रहेगा ही नहीं उससे कैसे प्रभावित होगा? तो न्यूक्लियोफाइल से एसएन 1 रिएक्शन का रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसएन 1 रिएक्शन का रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? एसएन 1 रिएक्शन का रेट लॉ क्या था? रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बस इतना ही। तो सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड करा, न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट अफेक्ट रेट फॉर एसएन 1 रिएक्शन। कोई प्रभाव नहीं डालेगा एसएन 1 रिएक्शन के रेट पे, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्वेश्चन बनाने में कितना बार बात कर ली है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसका साथ देगा, है ना। कौन साथ देगा इसका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोग देखे थे कि पोलर सॉल्वेंट एसएन रिएक्शन का साथ देता है लास्ट क्लास में। क्यों साथ देता है? क्योंकि वो चार्ज बढ़ा देता है सबस्ट्रेट पे, है ना, तो इसलिए। तो पोलर सॉल्वेंट का 2 टाइप, एसएन रिएक्शन का भी 2 टाइप। तो पोलर सॉल्वेंट का पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक एसएन 1 रिएक्शन का साथ देगा, और पोलर एप्रोटिक एसएन 2 रिएक्शन का साथ देगा। मतलब एरो पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पानी अल्कोहल ये सब है ना, मतलब समझ लो हाँ एसएन 1 रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। अरे अभी तो देख रहे हैं, एक सॉल्वेंट के बारे में बोल दिए, सबस्ट्रेट के बारे में बोल दिए। बस इतना दिमाग में रखना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या रहता है? एसएन 1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के केस में कभी भी तुम नहीं देखोगे पानी अल्कोहल ये सब नहीं देखोगे जी, है ना। SN2 रिएक्शन के केस में नहीं देखोगे, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन का साथ दे देगा। और वही पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMSO DMF एसीटोन वो सब किसको साथ देगा? SN2 रिएक्शन को साथ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप पे कैसे क्या डिपेंड करेगा? देखो लिविंग ग्रुप, सही बात है, अगर कोई चीज़ जल्दी, लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के चला जाता है ना,
तो कोई अगर ग्रुप जल्दी छोड़ के चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक मारेगा, तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, तो रेट ज़्यादा होगा। तो लिविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तो रेट फॉर एसएन रिएक्शन, SN1 SN2 दोनों ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो बेटर इज द लिविंग ग्रुप, ग्रेटर इज द रेट फॉर एसएन रिएक्शन, मतलब दोनों ही केस में, ये सब दोनों ही केस में नहीं, ये सब SN1 खाली बोल रहे हैं, ये दोनों ही केस में ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखोगे बेटर इज द लिविंग ग्रुप, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, greater is the rate for, greater is the rate for SN रिएक्शन। ठीक है, लिविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तो रेट फॉर SN रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। SN मतलब SN1 भी और SN2 भी, दोनों ही केस में ज़्यादा होगा। यही चारों फैक्टर्स हो गया। तो कभी भी पूछेंगे SN1 रिएक्शन का फैक्टर्स बता दो, तो बोलोगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और फिर उस सबको पूरा डिफाइन करके अच्छे से एकदम संजो के रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब है ना। चलो, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। अभी तक SN1 रिएक्शन में क्या क्या देख लिए हैं, पहले सबसे पहले मैकेनिज्म देखे, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री देखे, है ना, उसके बाद फिर फैक्टर्स, नहीं सॉरी इंटीमेट आयन पेयर देखें, उसके बाद फैक्टर्स, और अब देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल को 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला SN1 इन अल्काइल हैलाइड, SN1 इन अल्काइल हैलाइड, दूसरा SN1 इन अल्कोहल, SN1 इन अल्कोहल, और तीसरा SN1 इन ईथर, SN1 इन ईथर। तो SN1 रिएक्शन का एग्जांपल को कितना पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, 3 पार्ट में, एक SN1 इन अल्काइल हैलाइड, SN1 इन अल्कोहल और SN1 इन ईथर। तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले SN1 इन अल्काइल हैलाइड। SN1 इन अल्काइल हैलाइड, इसमें पॉइंट करके रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, कोई भी चीज को पानी से जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो उसी को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे नहीं, तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। खैर हम लोग को कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो उसी पे फोकस मेन रहना चाहिए। देखते हैं, जैसे CH3 C, CH3 CH3 CH CH3 I, और इधर में दे दिए H2O। ठीक है, पहले ये पहचानो कि SN1 रिएक्शन कैसे। I हटाओ, प्लस चार्ज, इससे एक तरफ इधर निकला हुआ एक तरफ इधर, 2 डिग्री, 2 डिग्री तब बीच बीच होता है, मतलब SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है, लेकिन ये अच्छा फाइनल कर देगा। H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन होता है, समझ गया ना। तो ये 2 डिग्री है, लेकिन इधर में तो इससे तो मिल रहा है ना कि हाँ SN1 रिएक्शन, तो ठीक है, इसी से समझ गए कि क्या SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन है तो भाई SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में होता है, तो 2 स्टेप में। पहला स्लो स्टेप, उसमें कार्बोकेटायन बनता है, दूसरा फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो पॉज करो, जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को, फिर आगे देखना, बन सकता है, बहुत इजीली बन सकता है, एकदम वही स्टेप जो अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं पीछे। ठीक है, पॉज करके बना लोगे, उसके बाद देखोगे। तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप I हटा देंगे तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3, है ना, इधर में CH पे प्लस चार्ज, क्योंकि लिविंग ग्रुप I हट गया है। अब इधर जगह खाली हो गया तो ये CH3 को इधर दे सकते हैं, तो इधर दे देंगे। ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे। अभी 2 डिग्री है, 2 तरफ निकला हुआ है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा तो बदले में इसको CH3 देना होगा, तो मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, प्लस चार्ज यहाँ ले आएंगे तो CH3 C के ऊपर प्लस चार्ज, इधर CH3 CH3 और प्लस चार्ज यहाँ लाए तो बदले में CH3 इसको देंगे, तो नीचे या ऊपर कहीं भी निकाल सकते हो, इससे कोई टेंशन नहीं लेना।
अब इस पे आएगा अटैक करने पानी। पानी के केस में पूरे पूरे लिख देते हैं, और कुछ रहता था खाली न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बच्चा OH माइनस ले लेगा तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन पूरा पूरा रखा करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3, इधर CH3 और पानी जैसे ही जाएगा तो OH, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, एक H निकल जाएगा। अब लास्ट स्टेप, CH3 ऊपर में OH हो जाएगा, नीचे में CH3 है ना, इधर में CH3 तो फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एक और देख लो इसका, PH CH3 Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे D मतलब ड्यूटेरियम, वैसा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास कितना हो 2, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, उसी का एग्जांपल देख रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब ये जैसे ही देखे दिमाग में कुछ आया, क्या आया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। और SN1 रिएक्शन का कंसेप्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से Cl हटा दोगे तो प्लस चार्ज, इससे ऊपर में इधर कार्बन, इधर में बेंजीन वाला कार्बन, इधर में भी कार्बन, तो 3 डिग्री है, रेजोनेंस भी है, तो इसका मतलब पक्का कि SN1 ही होगा। और दूसरा नंबर ये भी H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मतलब सब तरफ से पता चल रहा है कि SN1 रिएक्शन। कभी कभी तो पता नहीं चलता है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में ये 2 डिग्री था, तो इससे तो पता नहीं चल रहा था, खाली इससे पता चल रहा था कि हाँ SN1 रिएक्शन है। इसमें तो सबसे पता चल रहा है कि SN1 रिएक्शन। और स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। तो इसको हम लोग मैकेनिज्म से नहीं बनाते, ही नहीं कि पहले कार्बोकेटायन फिर, ऐसा नहीं, सीधे क्या करते हैं 2 बार बनाते हैं ना। SN1 रिएक्शन के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, तो न्यूक्लियोफाइल एक बार फ्रंट साइड अटैक मारता है और एक बार बैक साइड अटैक मारता है, तो इसको 2 बार लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। और लिविंग ग्रुप Cl है, तो इसको हटाएंगे, और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस है ना, तो एक बार वहीं पे OH अटैक करवाएंगे और एक बार बैक साइड अटैक करवाएंगे, बाकी सब सेम सेम। ऊपर में CH3, नीचे में CH3, इधर में PH फिनाइल, इधर में H, इधर में D, ठीक है। इसमें भी सेम सेम, ऊपर में CH3, नीचे में CH3 है ना, H D, और यहाँ पे Cl नहीं, क्या PH, अरे Cl तो लिविंग ग्रुप है, वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देख लिए रिएक्शन विथ वाटर। अब देखते हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना है, खाली प्रैक्टिस है ना, सोचना है कि कैसे SN1, और दूसरा उसका मैकेनिज्म लगा दो या स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार पकड़ लेंगे ना, मजा आ जाएगा यार रिएक्शन करने में, आगे बहुत यूज है इसका, बहुत ज़्यादा यूज है। नहीं पकड़ेंगे ना, नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर दिक्कत है। क्वेश्चन देख के जो भागने वाला आदत है, नहीं, बेकार आदत है। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, कॉपी निकाल के उसको बनाना है लिख के, है ना। फर्स्ट टाइम अगर नहीं बना तो दोबारा फिर बनाना है लिख के, ये होता है ही नहीं, हाँ देख के आ गया समझ में, तो फिर देख के कभी नहीं बना पाता है आदमी, है ना। तो ठीक है, देखते हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल में। इधर में जैसे पीएच ले लिए, इधर में CH3, इधर में C2H5, और यहाँ पे ये, ठीक है, और इस पे C2H5OH, C2H5OH ले लिए, ठीक। प्रोडक्ट बनाओ, Cl हटाओ, प्लस चार्ज, इससे देखो इधर कार्बन, इधर बेंजीन वाला कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 डिग्री मतलब पक्का SN1। दूसरा अल्कोहल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इससे भी पता चला कि SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इस कार्बन से देखो चारों ग्रुप डिफरेंट निकला हुआ है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। तो सीधा एक बार फ्रंट साइड, एक बार बैक साइड, जल्दी बना दो यार। एक बार ओ, इसमें इसमें कौन है न्यूक्लियोफाइल, तो H हटा दो, तो H हटा दोगे तो कथी बचेगा, C2H5O माइनस, C2H5O माइनस, तो एक जगह OC2H5, ये हो गया फ्रंट साइड, और दूसरा बार बैक साइड OC2H5, O जरूरी है इसे लगाना, है ना, तो यही है। अब बाकी सब सेम सेम, ऊपर CH3, इधर में PH, इधर में C2H5, ऊपर में CH3,
इधर में C2H5, इधर में क्या आ जाएगा पीएच। ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन विथ अल्कोहल। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन में 3 पार्ट में पढ़ना है, SN1 इन अल्काइल हैलाइड, SN1 इन अल्कोहल, SN1 इन ईथर। अभी हम लोग SN1 इन अल्काइल हैलाइड देख रहे हैं। SN1 इन अल्काइल हैलाइड में पहले पॉइंट करके रिएक्शन विथ वाटर देखें, उसके बाद पॉइंट करके रिएक्शन विथ अल्कोहल देखें। अब देखेंगे रिएक्शन विथ एक्वस AgNO3। रिएक्शन विथ क्या, एक्वस AgNO3। ठीक है भाई, तो देखते हैं रिएक्शन विथ एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सबस्ट्रेट ले लिए अल्काइल हैलाइड, इसमें मिला दिए एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3 प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सोचो, लिखना नहीं सोचना, क्योंकि गलती सोचोगे। सोचो, RX में एक्वस AgNO3 मिला देंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोच सकते हो तो सोच लो। चलो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो भी सोचे, बहुत ज़्यादा चांस है कि गलत सोचे होगे। देखो ये बनेगा R प्लस NO3 माइनस प्लस AgX। ये जो AgX बना यही प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट है। जनरली आदमी क्या सोचता है इसका प्रोडक्ट, कि इसका, बच्चा से सीखे हुए हम लोग यही कि इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला, है ना। जनरली अगर कोई को कंसेप्ट नहीं आता था तो कुछ कुछ सोचने लगेगा, उसका बातें हटा दो। लेकिन अगर जनरली कोई बच्चा को अगर थोड़ा कंसेप्ट आता है, अच्छे से पढ़े हुआ है ठीक ठाक से, तो ये सोचता है कि यहाँ पे R प्लस है, यहाँ पे NO3 माइनस है, RNO3 प्लस AgX, ऐसे करके सोचता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बनता है। क्या बनता है, R प्लस प्लस NO3 माइनस, ये अलग अलग रहता है, और AgX प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, देखो। पहला सिचुएशन, इफ, है ना, इफ RX इक्वल टू RCl, अगर RX के जगह पे RCl हो गया तो यहाँ पे X मतलब हेलोजन ना, तो हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं लिए, क्लोरीन लिए। फ्लोरीन क्यों नहीं लिए बात करेंगे आगे। अभी यहाँ पे RX के जगह पे RCl ले लिए, मतलब क्लोरीन ले लिए, तो प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, AgCl, है ना। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज AgCl। ठीक है भाई, ये दिमाग में रखना है कि अगर RX के जगह पे RCl ले लिए तो प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, AgCl बनेगा। अच्छा, इसके बारे में दिमाग में रखना है कि वाइट इन कलर होता है, मतलब इसका कलर वाइट होता है, वाइट इन कलर, एंड सॉल्युबल इन NH4OH। और NH4OH में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये अभी एक सिचुएशन ली है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 1 कर देते हैं, ये एक सिचुएशन लिए हैं। दूसरा सिचुएशन, अगर RX के जगह पे RBr ले लिए, अभी क्लोरीन लिए थे ना, अब ब्रोमीन ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन ले लेंगे तो प्रेसिपिटेट क्या बन जाएगा, AgBr, है ना। तो RX के जगह पे RBr ले लेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज AgBr। AgBr बन जाएगा। ये होता है येलो इन कलर एंड पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। NH4OH में पार्शियली सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि RX के जगह पे RI ले लेते हैं, ठीक। इफ RX इक्वल टू RI, जब RI ले लेंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या बन जाएगा, AgI। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज AgI। इसके लिए दिमाग में रखना है डल येलो इन कलर, डल येलो मतलब हल्का सा येलो कलर का रहेगा, गंदगी था, डल येलो इन कलर एंड insoluble in NH4OH, insoluble in NH4OH। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यही 3 चीज दिमाग में रखना है,
सबसे पहले RX में जब AgNO3 से रिएक्शन कराए तो क्या बना, तो R प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस AgX। अब इस सोचना है यार, रटना नहीं है, सोचना है कि RX, X मतलब हेलोजन, तो हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं लिए बात करेंगे, एक एक करके क्लोरीन लिए, ब्रोमीन लिए, आयोडीन लिए। अगर RX के जगह पे RCl लेंगे तो प्रेसिपिटेट AgCl बनेगा, उसका कलर क्या होगा, वाइट, और सॉल्युबल होगा NH4OH में, है ना। अगर RX के जगह पे RBr लिए तो प्रेसिपिटेट AgBr बनेगा, उसका कलर येलो होगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा NH4OH में। और अगर RX के जगह पे RI लिए तो प्रेसिपिटेट AgI बनेगा, उसका डल येलो कलर होगा और इनसॉल्युबल होगा NH4OH में। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में इसका क्वेश्चन नहीं आता है। लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को दिमाग में रखते हैं कि सर तुमको एक बर्तन में अल्काइल हैलाइड रख के दे देंगे, ठीक, ऐसे तो जैसे CH3 CH2 Cl लिखा हुआ है तो समझ जाते ना, अरे ये अल्काइल हैलाइड है Cl देख के, है ना। CH3OH लिखा रहता है तो समझ जाते अल्कोहल है OH देख के। तो लैब में पहचानने के लिए तो थोड़ा ना बर्तन में Cl लिखा रहेगा, अरे पानी में लिखा रहता है क्या, HOH ये सब लिखा रहता है क्या अंदर में, वो तो सीधे पानी दिखता है। तो उसी तरह एक बर्तन में सर अल्काइल हैलाइड रख के दे दिए और बोले कि पहचानो कि ये अल्काइल फ्लोराइड है कि अल्काइल क्लोराइड है कि अल्काइल ब्रोमाइड है कि अल्काइल आयोडाइड है। फिर से एक बार, सर बर्तन में क्या रख के दे दिए, अल्काइल हैलाइड, और बोले कि पहचानो कि अल्काइल फ्लोराइड है कि अल्काइल क्लोराइड है कि अल्काइल ब्रोमाइड है कि अल्काइल आयोडाइड है। तो सर से हम लोग एक्वस AgNO3 मांगेंगे, ठीक। एक्वस AgNO3 उसमें मिला देंगे। अब मिलाने पे अगर इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया तो सर को बोल देंगे कि अल्काइल क्लोराइड है। अरे व्हाइट कलर का आ गया मतलब प्रेसिपिटेट AgCl बना, तो सर को बोलेंगे सर ये अल्काइल क्लोराइड है। अगर येलो कलर का बन गया तो सर को बोलेंगे अल्काइल ब्रोमाइड है, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट AgBr बना होगा जिसके कारण से येलो कलर आया होगा, तो अल्काइल ब्रोमाइड है। और अगर डल येलो कलर आ गया तो क्या बोल देंगे सर को, अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल आयोडाइड है। और कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दिया, जैसे था वैसे ही रह गया एक्वस AgNO3 मिलाने के बाद भी, तो सर को बोल देंगे सर ये अल्काइल फ्लोराइड है। अल्काइल फ्लोराइड में जब एक्वस AgNO3 मिलाते हैं तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं देता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्यों, क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड में F है, वो प्रेसिपिटेट AgF बनाता है और AgF पानी में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है। ए भाई, तो जब बना रहेगा तब ना कोई कलर दिखेगा जी, ये तो पानी में घुल गया तो कैसे इसका कलर कोई दिखेगा, इसीलिए इसका कलर नहीं दिखता है, ठीक है भाई। तो अल्काइल फ्लोराइड कोई टेस्ट नहीं देता है, क्यों नहीं देता है बता दो, क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड को जब मिलाते हैं तो प्रेसिपिटेट AgF बनेगा, जैसे ही बनेगा ना पानी में घुल जाएगा, तो वो बना ही नहीं रहेगा, उसका कोई कलर ही नहीं आएगा, ये चीज हो गया, ठीक है भाई। तो ये लैब पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में कर लेना है। अभी हो सके तो एक बार पॉज करके सोच लो, क्वेश्चन क्या था, सर बर्तन में रख के दे दिए थे अल्काइल हैलाइड और बोले थे कि पहचानो ये अल्काइल फ्लोराइड है कि अल्काइल क्लोराइड है कि अल्काइल ब्रोमाइड है कि अल्काइल आयोडाइड है। तो तुम सर से कौन सा रिएजेंट मांगे, एक्वस AgNO3। एक्वस AgNO3 मिला दिए, उसमें मिलाने के बाद अगर व्हाइट कलर आ गया मतलब AgCl है, प्रेसिपिटेट बना है, मतलब अल्काइल क्लोराइड है। येलो कलर आ गया मतलब AgBr प्रेसिपिटेट बना है तो अल्काइल ब्रोमाइड है। और अगर डल येलो आ गया तो AgI बना है, इसका मतलब अल्काइल आयोडाइड है। इस तरह से हम लोग पहचानते हैं लैब में, तो इस तरह दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन को 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। अभी एक पार्ट देखें हम लोग, SN1 इन अल्काइल हैलाइड। SN1 इन अल्काइल हैलाइड में 3 पार्ट में बांट के देखे, एक रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ एक्वस AgNO3। याद रखने वाला बात कुछ नहीं, पहला दोनों तो एकदम फुल्ली प्रैक्टिस वाला है, तीसरा नंबर में थोड़ा सा फ्रेम कर लेना है। इसी बहाने हम लोग को प्रेसिपिटेट का कलर भी पता चल गया। कोई पूछेगा AgCl का कलर क्या होगा, AgCl प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, तो आराम से बोल सकते हैं वाइट, AgCl का AgBr का येलो, AgI का डल येलो, ये भी पता चल गया।
और पहचानने तो आ ही गया, अल्काइल हैलाइड। बर्तन में रख के दे देंगे, पूछेंगे कौन सा पार्ट है तो पहचान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SN1 इन अल्काइल हैलाइड हो गया, अब SN1 इन अल्कोहल पढ़ेंगे। नीचे में 2 करके SN1 इन अल्कोहल। इसमें कोई पार्ट नहीं है, डायरेक्ट इसमें देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH CH3 OH। पिछला वाला सब अल्काइल हैलाइड था, तो सब में अल्काइल ग्रुप और Cl Br इस तरह से लगा रहता था ना। यहाँ पे देखो अल्कोहल है तो OH लगा हुआ है। ठीक है, और इस पे हम HCl से रिएक्शन करा दे रहे हैं, HCl से। ठीक है, तो ये OH हटाओ, OH हटाओगे तो प्लस चार्ज, इससे एक तरफ इधर कार्बन निकला हुआ है, एक तरफ इधर निकला हुआ है, तो 2 डिग्री। 2 डिग्री के बारे में जानते हो, बीच बिछाहा होता है। 3 डिग्री क्लियर कट SN1 होता है। 1 डिग्री में ज़्यादातर SN2 होता है, कभी कभी SN1 होता है, देखे हुए हैं। और 2 डिग्री बीच बिछाहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, HCl। अब ऐसा नहीं कि HCl पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अरे यार कहाँ याद कि मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही, है ना। तो मतलब इससे भी तुमको पता नहीं चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बीच बिछाहा है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी, इससे भी पता नहीं चल रहा है। तो अभी विश्वास कर लो, थोड़ा सा आगे जब SN2 रिएक्शन में जाएंगे तब बताएंगे कि ये सिचुएशन में कैसे देखते हैं। इस सिचुएशन में ना इससे पता चल रहा है ईटा 2 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, और ना इससे पता चल रहा है। इस सिचुएशन को कैसे पहचानते हैं कि कब SN1 कब SN2, अभी बस विश्वास करके क्वेश्चन बना लो कि SN1 रिएक्शन है। ठीक है, SN1 रिएक्शन है। तो बस आगे का कहानी पता है। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, प्लस स्लो स्टेप, दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट अगर हो पाए तो रीअरेंजमेंट कराओ, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, प्रोडक्ट बना दो, उसके बाद इधर देखना, पॉज करके पहले बना लो फिर देखना इधर। ठीक है, सबसे पहले OH हटा देंगे तो प्लस चार्ज आएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3, इधर में CH, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, OH हट जाएगा ना तो प्लस चार्ज, तो CH3 इधर खाली हो गया। तो अभी कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। अब प्लस चार्ज यहाँ देंगे, ये चीज़ को दे देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या हो जाएगा प्लस चार्ज यहाँ, तो CH3, C के ऊपर प्लस चार्ज, है ना। नीचे में CH3 कर दिए, क्या दिक्कत है, ऐसा तो किया ही जा सकता है। नीचे में प्लस चार्ज इधर कोई ऊपर में लिखेगा तो गलत नहीं हो जाएगा भाई, है ना। तो नीचे में कर दिए, इसको H दे देंगे तो क्या हो जाएगा CH2, इधर में CH3। ठीक है, चलो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस, है ना। तो अब अटैक करेगा तो CH3 C, ऊपर में Cl CH3, इधर में CH2 CH3 बन गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया। एक और देख लोगे इसका, यहाँ पे D कर देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और इधर में PH। ठीक है, ऐसा कर दिए, और इस केस में HBr से रिएक्शन करवा देते हैं। किससे रिएक्शन करवा दिए, HBr से रिएक्शन करवा दिए। थोड़ा ध्यान से देखो, सबसे पहले पहचानो कि SN1 कैसे, है ना। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया सब में पहचानवाया है कि SN1 कैसे। कोई में देख रहे थे दोनों साथ दे दे रहा था, सबस्ट्रेट भी सॉल्वेंट भी, कोई में खाली सॉल्वेंट साथ दे रहा था, उधर में बीच बिछाहा था 2 डिग्री था तो फिर सॉल्वेंट साथ दे रहा था। पिछला वाला खाली एगो अभी ई वाला देखे हैं, इसमें बोले हैं कि अभी विश्वास करके बना लो, आगे बता देंगे कि कैसे SN1। ठीक है ना, SN2 वाले में बताएंगे कि कैसे ही SN1 होगा, है ना। और कब ऐसा करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे कि SN2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें तुम सोच सकते हो, इसमें देखो OH हटाओ, लिविंग ग्रुप OH है ना, तो OH हटेगा, तो OH हटेगा तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज, तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बेंजीन में भी कार्बन है। 3 डिग्री, 3 डिग्री तो ऑलवेज SN1 होता है। और दूसरा क्या दिख रहा है कि इस कार्बन से इधर OH, इधर PH, इनमें में देखो E पूरा, इधर में E, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट लगेगा। SN1 रिएक्शन के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है जानते हो, पॉज करो, बना लो, फिर देखना। तो क्या करेंगे, 2 बार बना देंगे, है ना, 2 बार बना देंगे पहले, और लिविंग ग्रुप OH है तो इसको हटाएंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, Br, तो एक बार फ्रंट साइड और एक बार बैक साइड, बाकी सब सेम सेम। ठीक, तो ये H D, यहाँ पे PH, इधर में भी H D, यहाँ पे OH नहीं, क्या PH, ये हो गया। क्लियर है,
अब इसमें अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, SN1 इन अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल में देखें, रिएक्शन करवाएं, ठीक है। अब बात है कि अल्कोहल को पहचानेंगे कैसे, कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। अगर तुमको लिख के दे दे ये वाला CH3CH2OH और बोले कि भाई 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तो तुम OH हटाते हो, प्लस चार्ज यहाँ दे देते हो, इससे देखते हो कि एक कार्बन है, मतलब बोल देते हो 1 डिग्री अल्कोहल। तो लिख के दे दे तो तुम पहचान लोगे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। लेकिन लैब में पहचानना हो कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, तो कैसे पहचानोगे, ठीक है। उस केस में सर से लुकास रिएजेंट मांगेंगे। क्या मांगेंगे भाई, लुकास रिएजेंट मांगेंगे, और अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाल देंगे, ठीक। सर एक बर्तन में, अभी देखो पहले, अभी इससे पहले क्या सिखाए हैं, अल्काइल हैलाइड पहचानना, एकदम दिमाग में रखना है यार, भूलना नहीं है। अल्काइल हैलाइड पहचानना बताएं, उसके लिए सर से क्या मांग रहे थे, एक्वस एजिनो3 मांग रहे थे, है ना। अभी अल्कोहल पहचाना है, तो अल्कोहल के लिए सर से क्या मांगेंगे, लुकास रिएजेंट मांगेंगे, ठीक। लुकास रिएजेंट मिला देंगे अल्कोहल में, क्लियर। मिलाते ही अगर उसी समय झाग बनने लगे ना, तो समझ जाना 3 डिग्री अल्कोहल है। कुछ देर बाद बने, 4-5 मिनट बाद अगर झाग बनने लगे, तो समझ जाना 2 डिग्री अल्कोहल है। और न बने तो फिर हीट करके देखना, हीट करने के बाद अगर बनने लगे तो 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर से एक बार, अल्कोहल लैब में पहचानना है। सर एक बर्तन में अल्कोहल रख के दे दिए, बोले कि बताओ ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, तो कैसे पहचानोगे। तो सर से हम लोग क्या मांगेंगे, लुकास रिएजेंट। क्या होता है बताएंगे अभी, ठीक ना। लुकास रिएजेंट मांगेंगे, लुकास रिएजेंट उसमें मिला देंगे। मिलाते ही झाग बन जाए, टर्बिडिटी आ जाए, तो 3 डिग्री, 5 मिनट बाद आए अप्रोक्स तो 2 डिग्री, और ना आए तो फिर हीट करके देखेंगे, हीट करने पे अगर आ जाए तो 1 डिग्री। यही तरीका है अल्कोहल पहचानने का, ठीक है। तो नीचे में नोट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with Lucas reagent is used to identify 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है भाई। अल्कोहल को अगर लुकास रिएजेंट के साथ मिला देंगे तो ये आइडेंटिफाई करता है, प्रेडिक्ट करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है। अच्छा, लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला होता है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से याद रखना। लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना। कभी भी लुकास रिएजेंट सुनते ही ना दिल में ही आ जाना चाहिए, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, क्लियर। अच्छा, अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखो इधर में हो जाएगा तुम्हारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोलो या रिएक्टेंट बोलो, बात सेम है। इधर में रिएजेंट और इधर में ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में जैसे यहाँ रख दिए 3 डिग्री ROH अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जैसे RX देखते थे तो बोलते थे ना अल्काइल हेलाइड, सबस्ट्रेट में अल्काइल हेलाइड होता था, ये ROH है तो क्या हो गया, अल्कोहल। रिएजेंट में लुकास रिएजेंट, शॉर्ट में लिख दिए LR, लुकास रिएजेंट। तो इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या होगा, टर्बिडिटी एकदम इमीडिएटली बन जाएगा, टर्बिडिटी appears immediately, टर्बिडिटी appears immediately, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा ना भाई, तो रिएजेंट तो सेम ही रहेगा, तो टर्बिडिटी appears आफ्टर 5 मिनट अप्रोक्स में, है ना। ये नहीं एकदम पूरा एग्जैक्ट 5 मिनट में ही, पहले सर आप आ गया, आप बोले थे 5 मिनट, उसे नहीं करना, ठीक। अगर यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लुकास एजेंट मिलाएं, तो क्या होगा, टर्बिडिटी appears आफ्टर लॉन्ग टाइम
और हीटिंग, और हीटिंग। ठीक है भाई, अच्छे से दिमाग में रखना है कि कैसे अल्कोहल को पहचानते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग दो चीज़ पहचानना देखें, लैब पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्काइल हैलाइड पहचानना और दूसरा अल्कोहल पहचानना। जरूर दिमाग में करना कि कैसे पहचानते हैं। सर से लुकास रिएजेंट मांगते हैं, सर बोलेंगे लुकास रिएजेंट का फार्मूला बताओ, तो बोल देंगे Cl और एनहाइड्रस ZnCl2। मिलाते ही अगर टर्बिडिटी आ जाए, झाग बन जाए तो 3 डिग्री, 5 मिनट बाद आए तो 2 डिग्री, और ना आए हीट करके देखेंगे तो 1 डिग्री। अगर हीट करने के बाद नहीं आया, हीट करने के बाद भी नहीं आया, कोई कोई सोच रहा होगा उसके बाद भी नहीं आएगा तब, तो फिर धोखा है, सर तुमको अल्कोहल नहीं दिए हैं चेक करने के लिए, और कुछ दे दिए हैं। ठीक है, चलो अब इसका ना क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound with molecular formula C4H10O gives positive test with Lucas reagent and turbidity appears immediately. And turbidity appears immediately, है ना। फुल स्टॉप, प्रेडिक्ट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, पॉज करके जल्दी से बना दो भाई। ठीक है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है लुकास रिएजेंट के साथ, और टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, उसी समय टर्बिडिटी दे रहा है। इसे क्या समझे, 3 डिग्री अल्कोहल है, और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड लिख देना है। बना दो जल्दी से पॉज करके, फिर देखना इधर क्या बना देना है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या करेंगे, कार्बन यहाँ से OH है ना, इससे एक तरफ कार्बन निकालेंगे तो प्राइमरी, दूसरा तरफ निकालेंगे तो सेकेंडरी, तीसरा तरफ निकालेंगे तो टर्सियरी, हो गया, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 3 डिग्री अल्कोहल का, बैलेंस ही पूरा कर देंगे, CH3 CH3 CH3, है ना, हो गया, C4H10O पुर जाएगा। तो जैसे ही देखें ना टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, क्या दिमाग में आया कि अरे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री बना दिए स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अगर IUPAC नेम लिखने के लिए बोलेगा तो करके नंबरिंग करके सिलेक्शन ऑफ पैरेंट करके हो जाएगा काम, है ना। लेकिन यहाँ पे IUPAC नेम नहीं बोला है तो उसके लिए दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ molecular formula C4H10O gives turbidity after heating। ठीक है, gives turbidity after heating, full stop, predict possible structure of compound, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या देखे कि टर्बिडिटी क्या हो रहा है, हीट करने पे आ रहा है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दो, पॉज करके बनाओ फिर देखना। हीट करने के बाद आ रहा है मतलब पक्का 1 डिग्री अल्कोहल, तो कार्बन OH, और टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हो गया। और दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन OH रहे तो ऐसे कार्बन OH, इधर में एक कार्बन, इधर में एक कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, देख लो ये भी तो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो वो आइसोमर प्रैक्टिस करना है कि ये सब थोड़ा ठीक ठाक रहे, तो OH हटाएंगे तो +4, देखो ना एक ही कार्बन निकला हुआ था, 1 डिग्री ये भी है, तो दोनों पॉसिबल है 1 डिग्री में। तो बैलेंस पूरा कर देंगे, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH CH3 CH2
OH। तो ये दोनों, अगर कोई बच्चा एक बनाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही स्ट्रक्चर है। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो स्टेप वाइज मार्क मिलेगा, लेकिन पूरा परफेक्ट के लिए दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये SN1 इन अल्कोहल हो गया। अब बात है SN1 इन ईथर पे आएगा। तो SN1 इन ईथर अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, और जब SN2 रिएक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, उसका भी एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, तब SN रिएक्शन इन ईथर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अभी SN1 इन ईथर नहीं आएगा। SN1 इन अल्काइल हाइड्राइड पढ़ लिए, SN1 इन अल्कोहल पढ़ लिए, ठीक। इतना को अच्छे से, जो चीज़ थोड़ा याद करने वाला है उसको याद करेंगे, थोड़ा मंथन करना है, कंसेप्ट बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आज हम लोग लगभग चीज़ सीख लिए कि कैसे पहचानते हैं कि SN1, और ये बार बार बोलना है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लास्ट क्लास में EAR, NAR, फरार, तीनों का कैसे पहचानते हैं वो बहुत ज़रूरी था, कि अल्कीन और रिएजेंट में कुछ भी हो तो EAR है ना, C डबल बॉन्ड O वाला रहे और रिएजेंट में कुछ भी हो तो NAR, और फरार अल्कीन होगा, इधर में रिएजेंट में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा तो फरार। तो उसी तरह आज हम लोग देखे SN1 रिएक्शन पहचानना, हालांकि कंप्लीट नहीं, पूरा पूर्ण रूप से नहीं सीख पाए, वो तो जब SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तब जाके पूर्ण रूप से आएगा, कब SN1 कब SN2, है ना। लेकिन फिर भी बहुत हद तक देखे हैं कि कैसे SN1 पहचाने। तो सबस्ट्रेट के केस में 3 डिग्री रहे तो हमेशा SN1 होगा, है ना। सॉल्वेंट देख के पहचानते हैं, 2 डिग्री रहता है, बिचबिचार आता है, उस केस में भी सॉल्वेंट देख के पहचान लेते हैं। बस सिर्फ एक सिचुएशन का आंसर आज नहीं मिला है, जो कि SN2 रिएक्शन पढ़ने के बाद मिलेगा। कुछ और नया कंसेप्ट भी जुड़ेगा, तो वो सब चीज़ इस सब को अच्छे से समझे रहेंगे ना, तब फिर वो देखने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।